तो मित्रों, आज हमारा हिस्ट्री का QS3 अपलोड करने जा रहा हूँ मॉर्निंग टाइम में। और उसके बाद में फिर हम लोग जो शाम को है वो करंट अफेयर से रिज्यूम कर देंगे। और फिर जैसा मैंने बताया था कि भाई डेली आपकी एक QS की PDF रहेगी और उसके साथ ही साथ आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम कह रहे हैं NBPW, फेज इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सॉ द इमरजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इस टाइम पे कौन कौन सी चीजें इमर्ज होके आई, कौन कौन सी चीजें सामने आई। तो पहला, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स ऑफ सिल्वर इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो भाई हाँ, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। NBPW जो फेज था उसमें मेटेलिक मनी जो था वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, मेटेलिक मनी, इनको हम पॉन्स मार्क कॉइन्स कह सकते हैं। ये आपके ट्रेडर कॉमर्स में यूज हुए। इसके साथ साथ आपके बर्न ब्रेक्स और क्या बोलते हैं, रिंग वगैरह, ये सब भी इसी फेज में, मतलब कि थर्ड सेंचुरी BCM के करीब आए। सेकंड आता है आपका अर्बन सेंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। तो भाई ये आपका क्या बोलते हैं, अर्बन सेंटर का फर्स्ट टाइम नहीं था। ये सेकंड अर्बनाइजेशन जो था इंडिया में वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसमें भाई आपका ऑलरेडी अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। हड़प्पन टाउन्स जो है वो स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है। और फिर गिल्ड सिस्टम लीडिंग टू क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। गिल्ड सिस्टम क्या होता था कि भाई इसमें आपके निगम होते थे, मतलब व्यापारी या फिर जो क्राफ्ट्समैन होते थे वो अपने अपनी गिल्ड बनाया करते थे, अपने अपने संगठन बनाया करते थे। और उसमें हर किसी को एंट्री नहीं दी जाती थी, खासकर जिन लोगों को वो चीज अच्छे से करना आती हो, ठीक स्पेशलाइजेशन आती हो, उन्हीं को एंट्रीज दी जाती थी या फिर सिखाया जाता था। तो दिस इज ट्रू। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, आपके संख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी का क्वेश्चन है। पहला, अकॉर्डिंग टू इट अ पर्सन कैन अटेन सैल्वेशन थ्रू द एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज। तो भाई ये आपका बिल्कुल सही है। संघ स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है ये 6 आपके सिस्टम्स है फिलोसफी वाले स्कूल के, उसमें से एक है। ठीक है, ये भगवत गीता में मेंशन्ड है और ये क्या बोलते हैं उपनिषद में भी मेंशन्ड है। तो कपिल मुनि जो है, ही इज डिस्क्राइब्ड एज द फाउंडर ऑफ संघ स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो इसके हिसाब से क्या है भाई कि अ पर्सन कैन अटेन सैल्वेशन थ्रू द एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज। तो भाई बिल्कुल सही। सेकंड, द वर्ल्ड ओज इट्स क्रिएशन एंड एवोल्यूशन मोर टू नेचर और प्रकृति देन टू गॉड। तो भाई क्या बोलते हैं, ये जो अर्ली सन की फिलोसफी है इसके हिसाब से डिवाइन एजेंसी जरूरी नहीं है वर्ल्ड के क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो भाई स्टेटमेंट टू भी आपका सही है। और थर्ड, इन द बिगिनिंग द सम स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज मटेरियलिस्टिक। तो भाई शुरुआत में सम की स्कूल ऑफ फिलोसफी जो था मटेरियलिस्टिक था और उसके बाद धीरे धीरे वो ये स्पिरिचुअलिस्टिक बन गया। तो ये भी सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट आता है, विथ रेफरेंस टू द ऋग वैदिक गॉड कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैटल रियरिंग वाज द डोमिनेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। तो ऋग वैदिक में भाई जो इरा थी भाई उसमें जो पास्टरल कैटल रियरिंग जो थी वो डोमिनेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी हुआ करती थी। जिसके पास में जितना ज्यादा एनिमल वेल्थ हुआ करता था उतना ज्यादा ही उसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ज्यादा कैटल रियरिंग या फिर कह सकते हैं कि भाई एनिमल वेल्थ या फिर गौधन जिसे कहा जाता उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। सेकंड, द यजुर्वेद संहिता वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो भाई स्टेटमेंट टू भी आपका, सॉरी 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 सॉरी, आपके यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद ये आपके बाद में हुए थे, पोस्ट ऋग्वैदिक इरा में हुए थे। तो ये आपका गलत होगा। और सबसे लास्ट में, द मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज इंद्र। तो भाई ये बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक इरा में सबसे इंपॉर्टेंट जो गॉड था उनको हम इंद्र कह सकते हैं या फिर उनको पुरंदर भी कहा जाता है। तो भाई इसमें फर्स्ट और थर्ड ओनली। फिर नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। ही डिफीटेड मंगोल्स नियर झेलम एंड एक्सटेंडेड पावर बियॉन्ड इंडस अप टू पेशावर। पहला स्टेटमेंट ये। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन एंड ही सेट अप दीवान ए आमिर ए कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू बूस्ट कल्टीवेशन इन द दोआब रीजन। तो भाई किसके बारे में बात हो रही है, तो भाई सिंपल सा आंसर है जोना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। Next, consider the following statement about General Abidin, a 15th century ruler of Kashmir. He abolished jizya and prohibited cow slaughter and gave the Hindus important state post. ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है।
सेकंड, अंडर हिज पैट्रोनेज महाभारत एंड कलहंस राज तरंगिणी वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो भाई ये भी सही है, इसका बोथ वन। Now, with respect reference to Panini, consider the following statements. बताने हैं कौन से सही हैं. He composed Ashtadhyayi, which is regarded as a great work on Sanskrit grammar. तो पानिनी जो थे वो ग्रामरियन थे, 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी के आसपास एग्जिस्ट करते थे, और उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी. ओल्डेस्ट सर्वाइविंग संस्कृत ग्रामर है. स्टेटमेंट फर्स्ट सही है. उसके बाद हिज लिटरेरी वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज प्रेडेसेसर्स लाइक वराहमिहिर एंड आर्यभट्ट. तो भाई देखो, ये पहली बात तो वराहमिहिर और आर्यभट्ट जो थे वो पाणिनि से क्या थे, यंगर थे, उनसे एज में छोटे थे. इसके साथ साथ उनसे इन्फ्लुएंस नहीं थे, क्योंकि आर्यभट्ट जो है एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में डील करते थे, एंड सेम वाज वराहमिहिर. तो भाई ये आपका गलत होगा, फर्स्ट वन. Next, the Persian work Razmnama is the translated version of which of the famous Indian Sanskrit text? Razmnama का मतलब होता है बुक ऑफ वॉर. तो भाई नाम से पता चल रहा होगा, इसका आंसर है महाभारत. With reference to the Paleolithic age, prehistoric age का क्वेश्चन है. Consider the following statement. During the Paleolithic age, man had no knowledge of cultivation. तो भाई हंटिंग और गैदरिंग हुआ करती थी उस टाइम पे, वो सब्सिस्टेंस बेसिस था पैलियोलिथिक एज का. उस टाइम पे मैन के पास कोई कल्टीवेशन की नॉलेज नहीं थी. तो भाई ये आपका ट्रू होगा. कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ? कल्टीवेशन आपका स्टार्ट हुआ नीलियोथिक एज में, है ना. एंड ड्यूरिंग दिस एज द मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. तो भाई क्या बोलते हैं, जैसा मैंने बताया, लोग हंटिंग पे, फिशिंग पे, गैदरिंग पे, इन चीजों पे फोकस करते थे. लेकिन लेटर लेटर एरा में पैलियोलिथिक की जो मतलब ट्रांजिशन एज आ जाती है, उस टाइम पे इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ. तो हम यहाँ पर इसको भी भाई क्या करेंगे, फॉल्स करें, वन ओनली. नेक्स्ट आता है, विद रेफरेंस टू द रूलर्स ऑफ गुप्त पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है. समुद्रगुप्त लाइक अशोक बिलीव इन पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन एग्रेशन एज मेंशन्ड इन द अलाहाबाद यानी कि प्रयागराज इंस्क्रिप्शन. तो भाई ये तो मतलब कि काफी सही आंसर नहीं है. ठीक है. समुद्रगुप्त जो थे वो बेसिकली आपकी वॉर और कॉन्क्वेस्ट वगैरह पे यकीन किया करते थे. तो भाई ये आपका बिल्कुल गलत है. बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में जो है काफी ज्यादा दे रखा है कि भाई अशोक जो थे वो पीस और नॉन एग्रेशन में बिलीव करते थे आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग. लेकिन समुद्रगुप्त वायलेंस कॉन्क्वेस्ट में बिलीव किया करते थे. उनके जो कोर्ट पोएट थे उनका नाम था हरिसेन. उन्होंने काफी कुछ लिखा है मिलिट्री एक्सप्लोइट्स के बारे में. ठीक है. Now, Chandragupta II was the first to adopt the title Vikramaditya to mark his victory over Kshatraps of Western India. तो चंद्रगुप्त जो टू थे गुप्त एम्पायर के, काफी कुछ उन्होंने किया था, लेकिन ही वॉज द सेकंड वन. ही वॉज द सेकंड वन टू अडॉप्ट द टाइटल विक्रमादित्य. उससे पहले जो उज्जैन के रूलर थे उन्होंने लिया था. ठीक है. जिसको क्या बोलते हैं, शकारी कहा जाता था. ठीक है, जिन्हें मतलब एनिमी ऑफ द शक. तो भाई यहाँ पर आएगा आपका नीदर वन नॉर टू. फिर विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द टर्म अग्रहर रेफर्स टू. अग्रहर किसे कहा जाता था? ठीक है. तो भाई लैंड जो था वो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, लोगों को जमीनें दी जाती थी. ठीक है. तो अग्रहर मतलब जो था, इट वाज अ लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मण. ठीक है. आपको क्या करना है, क्या बोलते हैं उसको, लैंड रेवेन्यू देने से मना कर दिया है कि भाई आपको लैंड रेवेन्यू नहीं देना, आपको बाकी ड्यूज राजा को नहीं देने हैं. ठीक है. और लोकल लोगों से आपको कलेक्ट कर सकते. तो इट इज लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स बाय रॉयल पैट्रोनेज. फिर विद रिस्पेक्ट टू सूफीज्म कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. पहला टर्म एंड देन मीनिंग. तज़किरास. तज़किरास का मतलब है लेटर्स रिटन बाय सूफी मास्टर्स एड्रेस टू देयर डिसिपल्स एंड एसोसिएट्स. तो भाई तज़किरास क्या हुआ करते थे? इट वाज बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सेंट्स. तो भाई ये तो गलत हो गया. और मकतूबत, मकतूबत भी गलत ही होगा. मकतूबत वाज लेटर्स रिटन बाय सूफी मास्टर्स एड्रेस टू देयर डिसिपल्स एंड एसोसिएट्स. और फिर मलफूजत. मलफूजत इज कन्वर्जन कन्वर्सेशंस ऑफ सूफी सेंट्स. तो भाई ये आपका सही है. थ्री ऑन. Next, with reference to the Indus Valley civilization, which of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही नहीं है? तो पहला, pit burials were prevalent during the Indus Valley civilization. बिल्कुल, दफनाने वाली जो प्रक्रिया थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस टाइम पे की जाती थी, ट्रेडिशन था. द इंडस वैली पीपल हैड एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द मेसोपोटामियंस. बिल्कुल, इजिप्ट के साथ में भी इंडस वैली लोगों के जो है क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियंस मेसोपोटामियंस जो हुआ करते थे. और उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता था? मेलुहा.
आपने अमीश की बुक्स पढ़ी होंगी तो वहां पर यह रेफरेंस दिया गया है। तो भाई ये भी आपका सही है। द इंडस वैली पीपल यूज्ड अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर्स, ये भी सही है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सिस्टम अपनाया था वेट्स का और मीजर्स का। ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका द इंडस वैली पीपल वर अनअवेयर अबाउट गोल्ड, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये मतलब गलत है, मतलब ये आपका ऑप्शन सही है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भक्ति सन सेंट रामानंद। ही सब्स्टिट्यूटेड द वर्शिप ऑफ राम इन प्लेस ऑफ विष्णु। तो ये 14th सेंचुरी के वैष्णव पोएट थे आपके। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था और वहीं ये बनारस में रहते थे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, वो विष्णु भगवान की जगह जो राम जो थे उनके अवतार थे, उनको सुप्रीम गॉड मान के उनकी पूजा किया करते थे, उनकी भक्ति किया करते थे। तो दिस इज ट्रू। एंड ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय द राइटिंग्स ऑफ कबीर। तो भाई कबीर जो थे वो 15th सेंचुरी पोइट थे। ठीक है। पोइट और बाकी सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं उन्हें। तो ही वॉज अ डिसिपल ऑफ स्वामी रामानंद, वो स्वामी रामानंद के शिष्य थे वाराणसी में। और वो इन्फ्लुएंस थे स्वामी रामानंद से। ठीक है। स्वामी रामानंद नहीं, तो ये आपका फॉल्स होगा। Next, in the context of ancient Indian history, in which one of the following states the Jorwe culture, चालकोलिथिक साइट है, एग्जिस्ट करती थी? तो जॉर्वे कल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है चालकोलिथिक कल्चर का, कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है। इसके साथ साथ आपके और भी आ जाते हैं, जैसे कायथ कल्चर आ जाता है। कायथ कल्चर कहाँ आता है भाई? कायथ कल्चर आपका उज्जैन के आसपास आता है। ठीक है। आहार कल्चर आता है। आहार कल्चर कहाँ आता है? आहार कल्चर भाई हाँ, आहार आता है भाई आपका उदयपुर के आसपास, राजस्थान। फिर व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज चंपा, श्रावस्ती एंड कौसाम्बी? तो भाई देखो, इनके बीच में क्या कॉमन है? सबसे, अरे इनका नाम आपने काफी बार सुना होगा अगर आपने भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ी होगी तो। सो दीज वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद ड्यूरिंग द एज ऑफ भगवान बुद्ध। बुद्ध के टाइम में जो भी महाजनपद हुआ करते थे उनकी एक कैपिटल हुआ करती थी। चंपा किसकी कैपिटल थी? चंपा थी अंग की। श्रावस्ती किसकी कैपिटल थी? श्रावस्ती कैपिटल थी वही आपकी कौशल की। और उसके बाद कौशाम्बी थी। कौशाम्बी आ, हस्तिनापुर की थी, शायद हस्तिनापुर की थी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खुद कष्ट। खुद कष्ट यानी कि क्लास ऑफ पीजेंट, खुद को जो कष्ट दे रहे हैं। ठीक है। तो भाई ये कौन लोग हुआ करते थे? दे वर द पेजेंट हु ओन द लैंड दे टिल, जिस खेत की वो जुताई किया करते थे वो उनका खुद का हुआ करता था। तो बिल्कुल सही। दूसरा, दे वर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू उनको नहीं देना पड़ता था, जो कि भाई बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड दे वर ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय द मुआजिरिन, नहीं भाई, मुआजिरिन जो थे वो मजदूर हुआ करते थे एंड दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय खुद कस्ट, तो भाई ये भी गलत है। फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फतेहपुर सीकरी आगरा। द सिटी इज कंप्लीटली बिल्ट ऑफ व्हाइट मार्बल। तो भाई व्हाइट मार्बल की नहीं बनी हुई है, जो बिल्डिंग्स है रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। मार्बल का यूज बहुत कम है। द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी वाज एडेड आफ्टर अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। तो भाई हाँ, ये जो आपका बुलंद दरवाजा है ये भाई इसीलिए बनवाया गया था। दिस इज ट्रू। ट्रू ओनली। नाउ, he was one of the greatest Rashtrakoot rulers and is said to have built the capital city Manyakhet so as to excel the city of Indra। बहुत अच्छी सिटी बनवाई थी उन्होंने मान्य खेत की। He himself was a great poet and his कवि राजमार्ग is the earliest कन्नड़ work on poetics। किसकी बात हम कर रहे हैं? ठीक है। कौन ऐसा इंसान है भाई जिसने इतने सारे काम किए थे? तो भाई इसमें आपका कौन सा बंदा है? इसमें कौन सा बंदा है भाई? तो ग्रेटेस्ट राम इसमें, हाँ सॉरी, इसमें नाम आएगा आपका अमोघ वर्ष फर्स्ट का। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका। द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट वी एस वकानकर। तो भाई बिल्कुल सही, उन्होंने ही ढूंढा था 1957-58 के करीब। द Mesolithic paintings of Bhimbetka are smaller than the upper Paleolithic painting। तो भाई ये भी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। Now, in Mesolithic paintings, animals were painted in a naturalist style, whereas humans were depicted only in a stylistic manner। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई तीनों सही है।
फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ख्याल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। द ख्याल सिंगिंग इज मोर लिरिकल देन द ध्रुपद। तो भाई ये भी आपका सही है। आपका आंसर सही है। चार स्कूल्स आते हैं या वाणी आती हैं ध्रुपद को जो गाती हैं। इसमें एक आती है गौहर, दूसरी आती है डागरवानी, तीसरी आती है खांदर और चौथी आती है नौहर। ठीक है। तो ख्याल सिंगिंग जो है वो ज्यादा लिरिकल है ध्रुपद से, ये सही है। द ख्याल सिंगिंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्कूल्स बेस्ड ऑन वाणी। तो भाई क्या बोलते हैं, फोर स्कूल हुआ करते थे आपके, लेकिन ख्याल के लिए आपके घराने हुआ करते। ठीक है। तो भाई ये आपका गलत है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कल्पचर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। फर्स्ट सबसे पहला, वन ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ बोथ पल्लव एंड चोल डायनेस्टी वाज एन इटर्नल स्ट्रगल बिटवीन द फोर्सेस ऑफ गुड एंड एविल, इन विच द गुड अल्टीमेटली ट्रिम्ड। कि भाई पल्लव और चोल डायनेस्टी की जो भी आपकी स्कल्पचर्स हुआ करते थे, उनमें नॉर्मली हमेशा अच्छाई और बुराई की लड़ाई दिखाई जाती थी और जिसमें अच्छाई हमेशा जीतती थी। तो भाई बिल्कुल सही। सेकंड, गज सुर समहा, सॉरी गज सुर संहार मूर्ति चोल मास्टरपीस है, शोज द ग्रेट गॉडेस दुर्गा इन अ फियर्स बैटल डेमन। तो भाई ये आपका सही नहीं है, ये आपका इसमें भगवान क्या बोलते हैं, शिव दिखाए गए। ठीक है। गॉडेस दुर्गा नहीं है, गलत है। और पल्लव स्कल्पचर शोज फीमेल्स इन अ सबमिसिव मैनर विद थिनर फीचर्स एज कंपेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स। तो भाई ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थ्री। नाउ नेक्स्ट, मिलिट्री डिजिग्नेशन एंड देयर रोल। तो भाई सबसे पहले आता है अष्टवार, यानी कि कैवलरी मैन। तो भाई बिल्कुल सही है, ये सुल्तनत पीरियड के टाइम की बात हो रही है। तो भाई अष्टवार कैवलरी मैन आपका हुआ करता था। अर्ज ए ममालिक कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। तो भाई जो क्या बोलते हैं, अरे जय ममालिक हुआ करता था, वो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी नहीं हुआ करता था। सुल्तान जो था वो खुद ही अपनी कमांडर और चीफ आर्मी की तरफ एक्ट किया करता था। तो भाई ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। जो आपका वजीर के साथ वाला डिपार्टमेंट हुआ करता था इंटरनल अफेयर्स के लिए, बाकी चीजों की, मिलिट्री डिपार्टमेंट वाला, वो उसका जो हेड हुआ करता था वो आर जे ममालिक हुआ करता था। ठीक है। और उसके बाद बरीद यानी कि इंटेलिजेंस एजेंट। तो बिल्कुल सही। आपके अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंट हुआ करते थे जो अलग अलग एम्पायर के अलग अलग कोने में पोस्टेड रहा करते थे, उनको बरीद कहा जाता था। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑन। फिर द टेक्निक्स ऑफ टेसलेशन इन पियात्रा दोरा वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो भाई ये डेकोरेटिव फॉर्म्स हैं किसकी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। तो भाई ये रहा। Second last, with reference to the Ashtapradhan system of administration under Shivaji, consider the following pairs, officials and the description। तो सबसे पहले आता है वकनवीज। वकनवीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स। तो भाई बिल्कुल सही। पंडित राव इन चार्ज ऑफ चैरिटेबल ग्रांट्स। बिल्कुल सही। एंड मजूमदार इन चार्ज ऑफ जस्टिस। तो भाई बिल्कुल गलत। चार्ज जस्टिस का चार्ज किसके पास रहता था, वो रहता था न्यायाधीश के पास। ठीक है। और मजूमदार का क्या काम था, मजूमदार वॉज बेसिकली एन अकाउंटेंट और क्लर्क। तो भाई इसमें होगा वन एंड टू। और फिर सबसे लास्ट में आता है विद रेफरेंस टू द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, द टर्म श्रेष्ठी, सातवाहा एंड गंधिका रेफर्स टू। कौन हुआ करते थे। तो श्रेष्ठी से आपका एक टर्म निकल के आता है जो मॉडर्न टाइम में हम यूज करते थे, सेठ। सेठ यानी कि व्यापारी। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ मर्चेंट्स ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो भाई अब हम लोग लेवल पे आ चुके हैं, है ना। अब हम लोग लेवल पे आ चुके हैं। अब हमारा जितने भी हमने क्यूएस पहले कवर किए थे, वो सारे के सारे आपके लेवल पे आ चुके हैं। और आज शाम से ही करंट अफेयर का जो पार्ट टू है वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसकी पीडीएफ भी अपलोड होगी और उसके साथ साथ उसका वीडियो भी जो है, एक्सप्लेनेशन, वो भी अपलोड हो जाए। तो भाई आई होप दैट यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस सीरीज। आप लोगों के क्वेश्चंस काफी टफ लेवल के मैच कर रहे होंगे, काफी मेंटल चैलेंज दे रहेंगे आप लोगों को। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चंस मेंटल चैलेंज नहीं दे रहे हैं तो भाई मतलब कि कहीं ना कुछ गलत हो रहा है ना। अगर आप इजी लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू चैलेंज यू मेंटली। वो नहीं चैलेंज करेंगे आपको। आपको बहुत अकम्पलिशमेंट का फील होगा कि भाई हाँ, मैंने तो कर लिया, ये क्वेश्चन मुझे आता है। लेकिन वो उल्टा आपके लिए हार्म करेगा क्योंकि आप अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं जैसा आपसे यूपीएससी डिमांड करती है सीडीएस में और एनडीए में।
ठीक है। एफ कैट अलग चीज हो जाती है। एफ कैट में बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो करंट अफेयर शीट्स में अवेलेबल करा रहा हूँ ग्रुप्स में, उनसे ही आपका एफ कैट का काम हो जाएगा। एफ कैट के भी, सॉरी, करंट अफेयर्स की भी सीरीज हम जो है जल्दी वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर, जय हिंद।